नमस्कार प्यारे साथियों, करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन 17 में मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ये अद्भुत सीरीज फ्री सीरीज है जिसमें सिविल सर्विसेज, कैट, जनरल लर्निंग के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हम साथ में सीखते हैं। चैनल पर आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे अपडेट्स रेडी हैं। आप लगातार करंट अफेयर की फ्री साइट को यूज करें, ca.pt एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छे से यूज करें। बहुत बढ़िया अपडेट्स अब उसमें लगातार आते जा रहे हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुरू करते हैं आज का काम करंट अफेयर बूस्टर का। प्यारे दोस्तों, दिस इज द वीकली शेड्यूल। तो कल सुबह ठीक 7:30 बजे आप मुझे पुनः मिलने वाले हैं पावर ऑफ एप्टी की अगली क्लास में। यस और नो। आज सुबह तो मजा आ गया, बहुत ही प्यारी क्लास रही हमारी। पावर ऑफ एप्टी नई सीरीज का पहला सेशन था, कल उसका दूसरा सेशन होगा। और आप अगर कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइव क्लास मत मिस कीजिएगा। दिन की आपकी सबसे पॉजिटिव शुरुआत। तब सीरीज फिर से स्टार्ट हो गई है। आज का तब का हमारा वीडियो भी ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बढ़ता रुपया व उसका प्रभाव, द राइजिंग रूपी एंड इट्स मल्टीफेरियस इंप्लीकेशंस। सीए बूस्टर ये ऑन हो ही गया है और करंट अफेयर फॉर एग्जाम के बहुत सारे सेशन ऑन है। ये हमारे प्रीमियम सेशंस हैं। जो वीडियो आप ये देख रहे हैं इसके नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबाकर आप हमारे साथ पेड रूप में जुड़ सकते हैं यूट्यूब की मेंबरशिप में। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स की मेंबरशिप्स अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर प्रीमियम होता है। आज के आज एनरोल करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नया आयाम दें। शुरू कर रहे हैं दोस्तों आज के हमारी सबसे पहली कहानी, द पॉलिटिक्स ओवर फूड। देखिए, खाना जो होता है, भोजन जो होता है, भोजन में क्या पदार्थ दिया जाएगा, ये एक राजनीतिक डिसीजन कभी कभी हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में क्या बच्चों को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम में अंडे दिए जाएं या नहीं। 2005, 6, 7, 8, 9 से ये लड़ाई चलती चली आ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरी कहानी। तो मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के मील्स में बच्चों को अंडे देना या नहीं देना, इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मध्य प्रदेश में जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं इमरती देवी, उन्होंने, वो कांग्रेस की थी, अभी हाल ही में उन्होंने जब पूरा ग्रुप चेंज हुआ सिंधिया के साथ, सरकार गिरी तो वो भी बीजेपी में चली गई। लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला है। वो कांग्रेस में थी तब भी उन्होंने कहा था कि मैं इस बात की पक्षधर हूं कि बच्चों को अंडे दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस है। और मध्य प्रदेश की ट्राइबल आबादी में बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से कुपोषित है और उनके लिए एग्स विल बी दी बेस्ट वे टू ब्रिंग बैक सर्टन न्यूट्रिशन। तो अब वो बीजेपी का हिस्सा हो गई हैं। बीजेपी हमेशा से अंडों के खिलाफ रही थी मध्य प्रदेश में बच्चों को दिए जाने के। तो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें अब वो बोल रही हैं कि अंडे फिर से दो। 2015 में, 2009 में फ्लोट किया हुआ आइडिया शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस में कमलनाथ के अंडर इन्होंने पुश किया और वो ऑलमोस्ट अप्रूव हो जाता, लेकिन पैसे ही खत्म हो गए थे सरकार के पास। अब वो फिर से उसको पुश कर रही हैं और वो कहती हैं कि कोई जबरदस्ती थोड़ी अंडे खाना, जिन्हें नहीं खाने हैं उनको हम मिल्क और बनानास अलग से दे देंगे। लेकिन बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन रही है कि भाई अंडे तो हम नहीं खाने देंगे। बहुत सारी जैन कम्युनिटी के सदस्य, उनका कहना है कि ये पाप है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये गलत है। और उसको लेके काफी झगड़ा वगैरह भी हुआ है। दरअसल समस्या ये है कि जो आदिवासी आबादी है मध्य प्रदेश की, उनमें मेल न्यूट्रिशन बहुत भयंकर है, जिसकी वजह से बच्चों में स्टंटिंग का होना, अंडरवेट होना, वेस्टिंग का होना बहुत कॉमन सी बात है। और इस वजह से भारत के 14 राज्य जो बच्चों को अंडे देते हैं मिड डे मील्स में या किसी भी स्कीम के तहत, मध्य प्रदेश भी उनसे जुड़ना चाहता था। तो फिलहाल अब ये पूरा मामला जो है हवा में लटक गया है और ये होगा या नहीं किसी को नहीं पता। तो प्यारे दोस्तों, वेज वर्सेस नॉन वेज की ये जो लड़ाई है, ये फूड पॉलिटिक्स के रूप में जानी जाती है और ये चलती चली आ रही है, ये चलती चलती रहेगी। लेकिन हमने सोचा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो आपके साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, दिया जाना चाहिए या नहीं, आप हमें बताइए। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंट्रोवर्सी ओवर eggs being given to children in the ICDS in the state of मध्य प्रदेश। तो ये क्या विवाद है, हमें समझाइए। अब एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, सूचना यानी खबर। देखिए, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया, 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने बोला, जिसमें से 2-2.5 लाख करोड़ एक्चुअली खर्च हुए। एक बहुत बड़ी स्कीम उनकी ये थी कि वो भी इस बात से, ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, अलाइव टू द फैक्ट, कि 6.25 करोड़ एमएसएमई भारत में है, जिनमें से ऐसा आज तो CAIT के चेयरमैन ने ट्वीट करके बोल दिया कि 1.8 करोड़ एमएसएमईज बंद होने वाली है। ये CAIT के चेयरमैन खंडेलवाल ने बोल दिया। अब मैं क्या बोलूं उससे ज्यादा। संसद आज शुरू हुई और आज ही उन्होंने, और वो तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रो गवर्नमेंट व्यक्ति हैं, और उन्होंने लिखा है
कि लेटेस्ट खबर यह है कि अगर सरकार ने नहीं बचाया तो 6.3 करोड़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में से 1.8 करोड़ के आसपास, गिव और टेक प्लस माइनस 5-10% ईयर और देयर, बंद हो जाएंगी या बंद होने की कगार पे आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इन्हीं को बचाने के लिए सरकार ECLGS लाई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो क्या है भैया ECLGS? इसमें सरकार का कहना है कि 3 लाख करोड़ के लोन्स हम बैकस्टॉप कर देंगे, सरकार की गारंटी होगी तो बैंक जल्दी जल्दी दें। लेकिन समस्या यह हो गई कि बैंक आवंटन ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरी ताकत लगा के सरकार के दिए फ्रेमवर्क में ही करना है तो बैंक कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो फरवरी मार्च में ऑलरेडी क्रेडिट लिए हुए लोग थे उनकी 20% की लिमिट तक का ही लोन देना है। तो ऐसे में तो बहुत सी कंपनियां वैसे ही बाहर हो गई, जो डेट फ्री कंपनियां थी वो तो वैसे ही इसके दायरे में नहीं आई। तो 31 अक्टूबर की इसकी अंतिम तारीख है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की, जो MSMEs के लिए आया था, तो वो तो पूरा होना ही नहीं है। अभी तक 1.6 लाख करोड़ सैंक्शन हुआ है, 1.1 लाख करोड़ आवंटित हुआ है, तो इसमें तो काम ही नहीं बनेगा। MSMEs बहुत सारे लोन्स जो एलिजिबल हैं वो भी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि देश में अलग अलग जगह कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का, कहीं 5 दिन का लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन आता जा रहा है। कोरोना वायरस रैम्पेंट भाग रहा है लेफ्ट राइट सेंटर भारत में। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने आप को सुरक्षित रखिए। आपको अंदाजा नहीं है कि इससे होने वाली हानि क्या हो सकती है। मास्क पहनिए, दिन में 8 बार साबुन से हाथ धोइए, जनता से दूर रहिए, एसी कमरों में मत बैठिए, खिड़की दरवाजे खुले रखिए, खुद को बचाइए। वैक्सीन अगले जुलाई के पहले नहीं आएगी, आने के बाद पहले बूढ़ों को दी जाएगी, बीमारों को दी जाएगी, हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। तो देखते देखते 2022 आ जाएगा। दिसंबर 2022 के पहले आपको हमें मिलनी ही नहीं है। खुद को बचाइए, नहीं तो गंभीर समस्या हो जाएगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार बोलता रहूंगा, क्योंकि हालात वाकई में बहुत भयंकर है भैया। 1 लाख केसेस रोज आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली हैं 2.5 से 3 लाख केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं, और दूर दराज में अब वो फैल गया है। लेटेस्ट इंडिया टुडे का इशू पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। इस वजह से MSMEs कई जगह लोन ही नहीं ले पाए, और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां तो बेचारी चाहती हैं लेकिन आपके दायरे में फिट नहीं बैठ रही हैं। सरकार भी चाहती है कि सैंक्शंस हों, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। तो जो 3 स्कीमें आई थी वो तीनों का वर्तमान में क्या परिस्थिति आपके सामने है, एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत है, इसलिए आपको इस बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो होता क्या है कि मेनी अ टाइम द गवर्नमेंट में अलॉट सर्टन फंड्स, but the terms and conditions which the bureaucrats set for allotment, they may be so far off from reality कि जब तक वो पैसा नीचे आएगा तब तक तो इतना पानी बह जाता है। अब देखिए मार्च के लास्ट वीक से कोरोना वायरस का चक्कर है, 6 महीने हो गए, आधा साल निकल गया इसके चक्कर में, और अभी तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। तो एक चीज और आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना। समय कठिन है और आने वाला समय और कठिन है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, दिस टू शैल पास। कितना भी कठिन समय हो, आप अकेले तो हो नहीं, मैं आपके साथ हूं, पूरा भारत साथ ही है इस पूरे झंझट में, और पूरी दुनिया में ये समस्या। अमेरिका तो हमसे 3 गुना खराब हालत में, जबकि आबादी हमसे 1/5 है। तो खुद को खुश रखो, अच्छी मूवीज देखो, कार्टून फिल्म देखो, कॉमेडीज देखो, एंड कीप लाफिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप टेकिंग प्रिकॉशंस। तो अच्छी नियत की स्कीम्स भी कई बार फाइनल रिजल्ट अपने कायदे कानूनों की वजह से नहीं दे पाती। मेरा अगला सवाल, why has the ECLGS scheme not been effective even during COVID times? जबकि इसको हो जाना चाहिए था। तो साथियों, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन अंततः शुरू हो गया। यह बहुत अच्छी बात है कि मॉनसून सेशन हो रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, लेकिन सभी सावधानियों को बरतते हुए हो रहा है। पहले दिन बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव भी निकल गए। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कन्वीन हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। ऑपोजिशन इज इन कंप्लीट डिसएरे। ऑपोजिशन में जिस तरह से एक यूनिटी के साथ जो ट्रिपल वहमी है भारत के सामने, जो 3 बड़े एटम बम फूट गए हमारे सिर पे, अनरिस्ट्रेन्ड पैंडेमिक, चाइनीज एग्रेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, इन तीनों पर एक सशक्त ऑपोजिशन को यूनाइटेड तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो बहुत बिखरी बिखरी आवाजें नजर आ रही हैं। तो ऑपोजिशन इस चीज को भी सही ढंग से शायद उठा नहीं पा रहा है। सरकार अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करके उसके रास्ते बता रही है। बहुत बड़े बड़े कानून अभी पास होने के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेबर कोड जो 3 पेंडिंग है, आप जानते हैं भारत में 10 लेबर कानूनों को मिला के केवल 4 लेबर कानून बना दिए गए हैं। 1 लेबर कोड पास भी हो गया है, लेकिन अभी जो 3 बचे हैं
इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, ये अभी पेंडिंग है, तो ये निकल ही जाएंगे। सरकार के पास नंबर्स तो हैं। कंपनीज अमेंडमेंट बिल में बहुत सारे पहले के कानून जिनको आपराधिक माना गया था, उनका डीक्रिमिनलाइजेशन करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना है, वो भी होगा। और बहुत सारे नए नए बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी सेकंड अमेंडमेंट बिल आ रहा है, छोटे छोटे बहुत से इंप्रूवमेंट्स हैं उसमें पहले से। अब 0R उड़ा दिया तो प्रश्न हो नहीं सकते। बहुत सारे जो टफ क्वेश्चनिंग है उसकी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब जो है वो चाइना पे सवाल उठाने की उन्होंने इजाजत नहीं दी है। राजनाथ जी उस पर स्टेटमेंट देने आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक इन तीनों बड़ी समस्याओं पे स्टेटमेंट नहीं दिया है। देंगे, जरूर देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं दिया है। तो ये है वर्तमान में पार्लियामेंट की स्थिति। सेशन चलता रहेगा, सारी प्रिकॉशन के साथ वो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव और लोग मिल रहे हैं, बात हो रही है। लेट अस होप सम सॉल्यूशंस में बी फाउंड। अब अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक सच्ची परिस्थिति है सबके सामने है। पहले क्वार्टर का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में भी कॉन्ट्रैक्शन की ही परिस्थिति रहेगी। साल का हमारा ओवरऑल फिस्कल 21-22 का जो कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, 2021 का जो कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, 10-15-20% तो होगा ही होगा। ये हमारे लिए बहुत बहुत चिंता का विषय है। देखिए, भारत अगर चाहता है कि हम लोअर मिडिल इनकम से हायर मिडिल इनकम में जाएं ग्रुप में, तो हमें अगले 10 साल 8.5% रियल जीडीपी ग्रोथ चाहिए। तो आप और मैं, हम ज्यादा कमाएंगे, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, गतिविधि होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें। अगर अगले 10 साल तक हम पर ईयर प्लस 8.5% एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं ला पाते हैं, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादातर फ्रिटर अवे हो जाएगा और हम एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन के जीने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, ये आज हमें एज अ सिविलाइजेशन तय करना है। अगर हमें लगता है कि ये सब चीजें 10 साल बाद हम देख लेंगे, तो 10 साल बाद ही सही, क्या दिक्कत है, जल्दी किसकी है। अगला सवाल नोट करेंगे प्यारे दोस्तों। कमेंट ऑन द रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। हमारे बहुत शानदार सिविल सर्विसेज के कोर्स हैं, जानकारी लीजिए, ऑनलाइन हार्ड डिस्क दोनों में उपलब्ध हैं। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी ज्वाइनिंग विद अस, और आपको ये कोर्सेज बहुत अच्छे लगेंगे। गो अहेड एंड विद फुल कॉन्फिडेंस इंक्वायर एंड एनरोल। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी लड़ाई को एकदम नए लेवल पर ले गए हैं, और अब जब मुश्किल से 50-60 दिन चुनाव के बचे हैं, तो भयंकर डेस्परेशन सामने आ रहा है। अजीबोगरीब बातें वो कर रहे हैं। पहली चीज वो ये बोल रहे हैं कि ये पूरा चुनाव धांधलियों से भरा हुआ है, ही इज द प्रेसिडेंट, और वो बोल रहे हैं कि ये चुनाव ही पूरा फ्रॉड हो रहा है। तो बेसिकली द मैसेज ही इज ट्राइंग टू कन्वेज कि मनी मन, कि अगर वो हार जाते हैं तो चुनाव की लेजिटिमेसी को ही खत्म कर दो। दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। दूसरी चीज, उनकी चुनावी सभाओं में बिना मास्क के सभाएं हो रही हैं, और ये अमेरिका में जहां 2 लाख लोग मर गए, सोचिए। तीसरी बात जो उन्होंने नया पटाखा चला है कि जो बाइडेन अगर जीत भी गए तो वो थोड़ी है प्रेसिडेंट, वो तो इतने बूढ़े हो गए कि वो तो 4 महीने में सरेंडर कर देंगे, और एक्चुअली कमाला हैरिस जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी प्रेसिडेंट। सो ट्रम्प इज बेसिकली ट्राइंग टू स्केयर पीपल इनटू बिलीविंग थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और डेमोक्रेट्स 2020 का चुनाव धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से चुराना चाहते हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सोचिए, अमेरिका जैसी इतनी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी में कोई ऐसा बोले, कितना पतन हो चुका है। और ये ठीक नहीं है, ये खुद ट्रंप के लिए भी ठीक नहीं है। सभी लोग इस बात को खैर समझते हैं, लेकिन जो ट्रंप सपोर्टर्स हैं उनको लगता है ट्रंप 100% सच ही बोल रहे होंगे। उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, मेल इन वोटिंग फ्रॉड है, वो बार बार ऐसा बोल रहे हैं। और डेमोक्रेट गवर्नर के स्टेट्स में जब वो जाते हैं तो उन पे बहुत हमला करते हैं। मीटिंग बंद कमरों में ले रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बंद हॉल्स में, उसमें लोग मास्क लगा के नहीं आते। तो बेसिकली इट्स अ वेरी पोटेंशियली एक्सप्लोजिव सिचुएशन इन अमेरिका। और नवंबर में क्या होगा, दिसंबर तक परिस्थिति साफ हो जाएगी। अगर एक बड़ी मार्जिन से ट्रंप हारते हैं तो वो विश्व राजनीति में एक नया पन्ना चालू होगा। अगर ट्रंप बड़ी मार्जिन से जीत जाते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट मेजर स्पार्क्स विल फ्लाई इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और अगर कट टू कट होता है चुनाव तो बहुत अगली सिचुएशन होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या होगा, हमें बताइएगा। हमारा अगला सवाल, व्हाई इज डोनाल्ड ट्रंप अटैकिंग द डेमोक्रेट्स इन द मोस्ट एग्रेसिव ऑफ वेज ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कच्चे तेल की, इसलिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया हमने यहां पर। देखिए, ओपेक 1960 में 14 सितंबर को स्थापित हुआ था, 14 सितंबर 1960। तो मेरे भैया 60 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को स्थापित हुए। पहले वो अरब एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हुआ करता था, फिर वो ओपेक हो गया।
क्यों बनाया गया ओपेक? मिडिल ईस्ट के देशों को यह समझ में आया कि अमेरिका और ब्रिटेन की 7 कंपनियां मिलकर हमको उल्लू बना रही हैं। हमारा तेल है और पैसा वो लोग बना रहे हैं, तो इन लोगों ने ओपेक बनाकर इन कंपनियों के प्रभुत्व को चुनौती दे दी। अब उसके बाद हुआ यह कि इजराइल के साथ जो योम किपुर वॉर हुआ था, पश्चिम ने पूरा साथ इजराइल का दिया, तो अरब देश बहुत भयंकर भड़क गए और उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। ऑयल शॉक कहते हैं ना, भारत में भी रिसेशन आ गया था, इंदिरा गांधी जी तो प्रधानमंत्री थी, और वेस्ट में तो रिसेशन आया ही आया। तो जब वो आया वो इसलिए क्योंकि अरब देशों ने तेल बेचने से ही मना कर दिया उनको, और इजराइल को सपोर्ट मत करो ये बोला। अब वो सब बातें पुरानी हो गई। वो समय था जब ओपेक और वेस्ट आमने सामने थे। आज ये हालात हो गए हैं कि ओपेक को भी समझ में आ गया कि पीक ऑयल हैज अराइव्ड। सो व्हाट इज पीक ऑयल, हमें बताइएगा। और अब यहां से पता नहीं होना, रिन्यूएबल आगे आ गए वगैरह। और ओपेक में ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, इनकी कमर अमेरिका ने पूरी तरह से तोड़ दी है। कई बार मुझे देख के दुख होता है ईरान और वेनेजुएला के साथ जो हुआ है, मतलब ये उनको और प्रतिशोध के लिए उकसाएगा। देखिए, ईरान जैसी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को आप ऐसा गरीब ही बना दोगे अगर, तो वो तो फिर कुछ उल्टे पुल्टे कारनामे करेगा ही ना, और उसने किया ही। वो जाके चीन की गोद में बैठ गया, उसमें नुकसान अपना हो रहा है। अमेरिका in its eagerness to seek revenge from Iran for what happened in the Revolutionary War in 70 etc. is ending up hurting India now. तो ऐसे सब गियर जो हैं आपस में जुड़ते हैं। तो ईरान और वेनेजुएला की हालत बहुत खराब हो गई, प्रोडक्शन डाउन हो गया। लेकिन यूएस में शेल ऑयल में क्रांति आ गई और नई नई टेक्नोलॉजीज जो प्राइवेट सेक्टर ने अमेरिका में इजाद की, तो वो शेल चट्टानों में से तेल निकालने में दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर बन गया अमेरिका। अब उसका मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट ही खत्म होता चला जा रहा है धीरे धीरे। पहले तो इंटरेस्टेड भी बहुत रहता था। दूसरे देश ईरान वेनेजुएला से दूर हैं और ओपेक बेसिकली प्रो अमेरिका हो चुका है। तो दोस्तों, ये है 2010 और 2020 के आउटपुट का अंतर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया का प्रतिशत मार्केट शेयर बढ़ा है, यूएई का बढ़ा है, इराक का बढ़ा है, लेकिन ईरान, लीबिया और वेनेजुएला बर्बाद हो गए हैं। ये सब अमेरिका के निशाने पर रहे। तो ये कहानी है वर्तमान में ओपेक की, और आने वाला समय रिन्यूएबल्स का है, सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन तेल और कोयला एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में इनको दिक्कत होगी। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे। कॉमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट एंड ओपेक ओवर द 6 decades ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ये जो संस्थान है प्यारे दोस्तों, जो 1965 में स्थापित हुआ था, सरकार ने अभी बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, भैया तुमको देने के लिए अभी अगस्त और सितंबर के पैसे नहीं। मणि मणि मणि, नो मणि। दिस इज अ वेरी वेरी स्टार्क इंडिकेटर ऑफ द प्रिकेरियस फिस्कल पोजिशन ऑफ द यूनियन राइट नाउ। तो मॉनिटरी रूप से यानी फिस्कल रूप से जो हालत है आपके सामने है। इतने महत्वपूर्ण संस्थान में फिलहाल ग्रांट्स नहीं आने की वजह से सैलरीज अटक गई हैं। ये न्यूज़ मैंने खास तौर पर आपके लिए इसलिए ली कि ये आने वाले समय में इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंस्टीट्यूशन में फॉल प्रे टू दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एक्चुअली प्रिकेरियस फिस्कल पोजीशन ऑफ इंडिया। सरकार को टॉप ब्रेन्स हायर करके भारत को इस फिस्कल होल से निकालने की 5 ईयर की स्ट्रेटेजी अब बनानी चाहिए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट द यूनियन इज इन अ फिस्कली प्रिकेरियस सिचुएशन। अब जॉब मार्केट में यह स्थिति हो गई है प्यारे दोस्तों कि सभी कंपनियों को एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि जो इनिशियल उम्मीदें थी कि वैक्सीन अब आई तब आई, वो सारी उम्मीदें तो खत्म। वैक्सीन 2021 में आएगी, सबको 2022-23 तक मिलेगी। एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टैंड्स इट। दैट इज व्हाई companies are not hiring in bulk anymore on their roles, और करोड़ों करोड़ों नौकरियां धुआं धुआं हो गई हैं पिछले कुछ समय में। यह बात अब हर कोई मान चुका है। वी आर टॉकिंग ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, व्हाइट कॉलर जॉब। सो मेनी करोड़ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट। इस वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक विजिबिलिटी गायब, लोग भी अब ये मान गए हैं कि भाई टेम्पररी जॉब्स लेने में, गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनने में कोई शर्म की बात नहीं है। हालांकि ये एक बहुत डेंजरस खेल है क्योंकि गिग्स कोई कंटिन्यूसली तो मिलते नहीं है। लेकिन अब टेम्पररी हायरिंग तेजी से बढ़ रही है। कंपनीज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना ही नहीं चाहती है और लोग भी टेम्पररी वर्क करने में अब हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन इसका नेट प्रभाव यह होगा कि ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी ऑफ द मिडिल क्लासेस
will be severely jeopardized in the near term. समझ में आ गया? हमारा अगला सवाल, what are some of the fundamental changes happening in the Indian job market? तो एलएसी के ऊपर जो है हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो मीटिंग हुई थी वैंग यी के साथ में, उसके बाद बताते हैं कि पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति का माहौल है। आप जानते ही हैं कि 1975 के बाद 45 साल बाद पहली बार यहां फायरिंग हुई थी। आज वहां पर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जा रहा है पेंगोंग त्सो लेक में, इट इज द पोजीशन मेंटेन्ड इन द पास्ट वीक। मतलब जो पास्ट वीक है अब वहां से आगे पीछे कोई नहीं होगा। तो एक तरह से चाइना ने उसी को एक ऑफिशियल लाइन बना दी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बजाय अब हम बाउंड्री एरियाज की बात कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि डेप्सांग में, गलवान क्षेत्र में कोई मूवमेंट लंबे समय से नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी मिलिट्री टॉक्स होती हैं उसको कहते हैं कोर कमांडर की मीटिंग। कोर कमांडर जो है वो अभी तक 5 बार मिल चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। 6ठी बार अभी मीटिंग फिर से होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ग्लोबल आउटलुक, अभी मैंने हाल ही में कुछ ग्लोबल न्यूज साइट्स को ध्यान से देखा, उसमें उन्होंने बहुत ही स्टार्टलिंग दावे किए हैं, और वो ये कि भारत के सैनिक तो शहीद हुए ही थे गलवान इंसिडेंट में, लेकिन चीन के भी बहुत सारे मारे गए और उससे शी जिनपिंग पर प्रेशर भी बना है। तो 2 चीजें हो सकती हैं, शी जिनपिंग पीछे हट सकते हैं, वो होगा नहीं, हम देख चुके हैं, तो वो और एग्रेशन से आगे आएंगे, लेकिन आगे सेना उनको आने देगी नहीं भारत की, बिकॉज वी आर टोटली रेडी नाउ। सो दैट मीन देयर कैन बी अनदर शॉर्ट टर्म स्कर्मिश इन दिस रीजन। अब क्या होगा किसी को पता नहीं है, और बहुत सारी जानकारी बाहर आ भी नहीं रही। राजनाथ सिंह जी कल संसद में कुछ बोलने वाले हैं, तो हम बड़े ईगरली सुनेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारा अगला सवाल नोट करें, इन वॉट वेज हैज द प्रेजेंट स्टैंड ऑफ बेनिफिटेड चाइना ओवर द पास्ट 4 मंथ्स? प्यारे दोस्तों, हर्षवर्धन जी ने कहा है कि हमारी मिनिस्ट्री ये मानती है कि कोविड को भारत में ठीक ढंग से मैनेज किया गया है। हर्षवर्धन जी के लिए तालियां, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए तालियां। वी आर प्राउड ऑफ यू, एब्सोल्युटली स्टर्लिंग क्वालिटी वर्क सर। वैक्सीन में कम बाय मार्च 2021। अब ये वही मिनिस्ट्री है जो 15 अगस्त को वैक्सीन घोषित करने की फिराक में थी आईसीएमआर के जरिए। अब ये बोल रहे हैं कि मार्च 2021 तक आएगी। इसका मतलब अप्रैल मई जून तक आएगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि भैया सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, कोमॉर्बिड्स को, एल्डरली लोगों को हम वैक्सीन देंगे, मतलब 6 महीने इसमें निकल जाएंगे, और रोल आउट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स प्लान हम बना रहे हैं ताकि सब तक वैक्सीन पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैंने अडार पूनावाला का स्टेटमेंट फिर से पढ़ा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पूना का। उन्होंने ये कहा है कि जिस लेवल पे स्केलिंग अप होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन की, अभी तक नहीं हुई है। ऐसे तो फिर 4 साल तक वैक्सीन नहीं मिलेगी। सब तरह के सिग्नल आ रहे हैं। जो भी है, सच का सामना करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 8 बार दिन में साबुन से हाथ धोइए, मास्क लगाइए, भीड़ में मत जाइए, होशियारी मत दिखाइए। अगर आसपास के लोग बिना मास्क लगाए आपस में बैठ रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, दे आर कैरिंग अ लाइफ एंड डेथ रिस्क। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर इतना होने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो आपको इसका मतलब अपने डॉक्टर्स के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। डॉक्टर्स मर रहे हैं अस्पतालों में, यंग डॉक्टर्स की मौतें हो रही हैं कोविड से, और आप बिना मास्क लगाए घूमना चाहते हैं। उन डॉक्टर्स की तो इज्जत कर लो यार, कम से कम। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द की इंडिकेटर्स फ्रॉम डॉक्टर हर्षवर्धन रिगार्डिंग द कोविड सिचुएशन इन इंडिया? इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो 100 सेशन का मेरा ये बहुत ही अद्भुत कोर्स है। पूरे कॉन्फिडेंस से आज क्या जानकारी लीजिए और एनरोल करें। हमारी मेंबरशिप में आप आज के आज एनरोल करें। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स प्रीमियम सेशंस, बहुत ही अद्भुत सीरीज मेरी चल रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, नीचे एक ज्वाइन का बटन है। सैकड़ों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अभी तक 72 सेशंस हो चुके हैं। लेवल 1 में आपको करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम मिलता है। लेवल 2 में इंडिया की बेस्ट एडिटोरियल एनालिसिस का कोर्स है पावर ऑफ 10। आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छे डिलीवरेबल्स हैं, बड़ा रेगुलरली ये सीरीज कंडक्ट होती है, और ये कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो ये करंट जीएस के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। फॉर ऑल सिंसियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट डू कोर्स। तो उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। टेक्निकल दिक्कत हो, इस स्लाइड को पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के एडिटोरियल्स में संदीपन देव लिखते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इतनी सख्त है कि वो कोई भी ऑल्टरनेटिव फिक्शनल हिस्ट्री भी मूवीज में भी अलाउ नहीं करती, और उसने हॉलीवुड को भी डरा के रखा है। तिब्बत मत बताओ, शिंजियांग मत बताओ, कोई भी इनकन्वीनियंट इश्यू मत बताओ। अमेरिका का तथाकथित उदारवाद चीन के सामने घुटने टेक देता है, और वो चीन की हर मांग को चुपचाप हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके मान जाते हैं, क्योंकि चीन का बाजार उनको दिखता है, और वो बाजार हॉलीवुड से भी बड़ा हो गया है। तो ये कैसा लिबरलिज्म? तो यहां उन्होंने अमेरिका की धुलाई की है।
अजीत बालकृष्णन कहते हैं बहुत बढ़िया आर्टिकल है, जरूर पढ़ना पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों। इंडियंस हैव अ फीटिश फॉर फॉरेन एजुकेशन। और आईआईएम के डायरेक्टर लेवल पोजीशन में भी जब बोलते हैं कि मैं हायर करने की टीम में होता हूं, तो मैं देखता हूं कि अगर वो फॉरेन की डिग्री लेकर आया है तो उसको पहले सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि भारत में हर कोई टॉप लेवल पर ये ऑटोमेटिकली मान के बैठा है कि फॉरेन एजुकेशन ही बेहतर होती है जहां तक इनोवेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी का है। और सारे लोग ये ऑटोमेटिकली मान के बैठे हैं कि भारत के कॉलेजेस से पढ़े हुए टॉप लेवल के लोगों को कहां आता है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो हमें तो भैया फॉरेन रिटर्न और फॉरेन डिग्री वाले लोग चाहिए। भारत की सभी बड़ी फैमिली बिजनेसेस के सारे बच्चे अल्टीमेटली फॉरेन से पढ़ के आते ही आते हैं। उनमें से कई वहां से सोशल साइंसेस पढ़ के आते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए वहीं के एक्सपर्ट लाके बिठाने हैं, ऐसी एक कॉमन सोच होती है। तो अगर ऐसा होगा तो भारत के कॉलेजेस और डिग्रीज और इनोवेशन का क्या होगा। बहुत अच्छा एडिट है, पढ़िएगा दोस्तों। दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत अच्छी लग रही है तो कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा। आप हमारे साथ कंटेंट साइट में जुड़ना चाहें तो ये पेज है, वेबसाइट की लिंक मैंने दी है, आप अप्लाई करें, टीम आपसे बात करेगी। कल सुबह 7:30 बजे पावर ऑफ एफटी में लाइव मुलाकात होगी, जरूर आइएगा। बाकी के सेशंस इस हफ्ते के बता दिया। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट, और हमारे वॉलंटियर्स क्वेश्चन को कंपाइल करें। कल मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।